नमस्कार साथियों। कल कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर जो सीधे तौर पर हमारे शिक्षक साथियों से जुड़े हुए हैं उसे लेकर मंत्रालय जाना हुआ था और अधिकारियों से इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री के निज निवास पर भी हम पहुंचे थे। हमने कोशिश की कि डिप्टी सीएम माननीय सिंहदेव जी से भी मुलाकात हो सके, लेकिन हो नहीं पाया। और कल किन किन मुद्दों को लेकर हमने अपनी बात रखी उसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने से पहले मैं यह बता दूं कि प्रमुख रूप से हमने किन किन मुद्दों को ज्ञापन में अपने शामिल किया था, और उसके बाद मैं आपको बताते जाऊंगा कि किन मुद्दों पर हमने क्या बात कही है और आधिकारिक तरफ से हमें उनसे तरफ से क्या जवाब मिला है। तो हमने खुली ट्रांसफर नीति की बात रखी है, जिसमें ई से टी का ट्रांसफर हो, टी से ई का ट्रांसफर हो, पति पत्नी स्थानांतरण, दिव्यांग, गंभीर बीमारी और आपसी ट्रांसफर को भी प्राथमिकता मिले। अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण की हमने मांग रखी है, ताकि 10% की जो सीलिंग है उसके चलते अभी जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सहायक ग्रेड 3 का पद नहीं मिल पा रहा है, उसे हमने बाध्यता जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% की उसे समाप्त करने की मांग रखी है। स्टाइफंड वेतन की समाप्ति के लिए हमने मांग रखी, क्योंकि सारे कर्मचारी जो नवनियुक्त हैं वो सीधे तौर पर स्टाइफंड नियम के कारण प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें पूर्ण वेतन मिलने के बजाय स्टाइफंड के रूप में 70%, 80%, 90% इस प्रकार से राशि दी जा रही है, जो कि पूर्ण रूपेण गलत है। परीक्षा अवधि को भी बढ़ाकर 2 से 3 साल कर दिया गया है, उसको भी घटाने की हमने मांग रखी। इसके अतिरिक्त हमने अलग अलग कुछ अन्य मुद्दों पर भी ज्ञापन सौंपे, जैसे तकनीकी त्यागपत्र। तकनीकी त्यागपत्र पर विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन के नाम पर हमारे साथी जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। अन्य विभागों में लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर हमने अधिकारियों से चर्चा की। प्राचार्य के 10% पदों पर सीमित भर्ती परीक्षा जो आयोजित होनी है उसके संबंध में मांग रखी गई। शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति को लेकर हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, उससे संबंध में बात की गई। मृत्यु प्रकरणों में जो कर्मचारी समाप्त हो चुके हैं, निधन हो गया है जिनका, उनके परिजनों को ओपीएस में आने का विकल्प दिया गया था, वो फॉर्म भर चुके हैं, उसके बावजूद डीडीओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस मुद्दे को लेकर मांग रखी गई। 2 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर चुके जो शिक्षाकर्मी है, जिनका अभी भी सिविलियन शेष है, लगभग 350 लोग हैं, उनके संबंध में बात की गई। और नियमितीकरण आदेश जारी करने के बाबत हमने निवेदन किया और साथ ही एक पूरी सूची सौंपी कि इन शिक्षक साथियों का हमारे नियमितीकरण नहीं हुआ जिन्होंने हमें अपनी जानकारी उपलब्ध कराई थी। और साथ ही साथ हमने कैशलेस के लिए भी ज्ञापन सौंपा है। अब इन मुद्दों को मैं विस्तार से बताते जाता हूं। सबसे पहले तो धन्यवाद उन साथियों का, खास तौर पर जो स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर कोयली, बेड़ा, दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे जिलों से आए थे। तकनीकी त्यागपत्र के साथियों का जो कवर्धा, बालोद, दुर्ग से आए थे। और ओपीएस के प्रकरण में भी हमारे दंतेवाड़ा, बस्तर साइड से साथी पहुंचे थे। जो पहुंचे थे वो तो जानते हैं, लेकिन जो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे उन्हें मैं बता दूं कि हमने, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, खुली ट्रांसफर नीति, अनुकंपा नियुक्ति में जो 10% की बाध्यता है उसके शिथिलीकरण और स्टाइफंड वेतनमान की समाप्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा। और ये तीनों मुद्दों को हमने एक साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका निर्णय जब भी होगा तो कैबिनेट में होगा, कैबिनेट में निर्णय होगा, इसलिए हमने तीनों मुद्दों को एक साथ रखा था। और हमने अधिकारी से मांग की। कल वहां पर हमारी मुलाकात श्री जेपी रथ सर से हुई, क्योंकि डीपीआई श्री सुनील जैन सर बिलासपुर आए हुए थे हाई कोर्ट के नाम से। तो हमारी मुलाकात जेपी रथ सर से हुई। उन्होंने सारे साथियों को ध्यान से सुना, जो भी हमने बात रखी, और उन्होंने साथ ही हमें एक एक मुद्दे पर अपनी भी राय बताई और तुरंत मार्किंग करके उन्होंने आगे भी बढ़ाया। जैसे इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह तो सीधे तौर पर कैबिनेट का मामला है, आप इसे हमें क्यों दे रहे हैं। तो हमने कहा कि सर, हम चाहते हैं कि चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हम सब ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चाहे अनुकंपा का मामला ले लीजिए, उसमें शिथिलता की बात ले लीजिए, चाहे स्टाइफंड वेतन समाप्ति की बात कर लीजिए, चाहे ट्रांसफर नीति की बात कर लीजिए। अगर कोई नियम बनता है तो सबसे ज्यादा लाभान्वित हमारे साथी होंगे, शिक्षक साथी। और यदि नहीं बनता है तो सबसे ज्यादा परेशान भी हमारे साथी हो रहे हैं। बाकी विभाग के साथियों को उतनी परेशानी नहीं होती जितनी शिक्षा विभाग की होती, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जी के माध्यम से कम एक प्रस्ताव जाए, आप शासन को प्रस्ताव भेजें, और माननीय मंत्री जी हमारे जो हैं वो स्वयं कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं। यदि आप उन्हें अच्छे से ब्रीफ करके हमारी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बात कैबिनेट तक पहुंच सकती है। और हमारा काम प्रयास करना है तो हम उस दिशा में प्रयास करें। तो उन्होंने इस बात को माना कि नहीं, आपकी पहल अच्छी है, और उन्होंने तुरंत लेटर में लिखा भी कि शासन को प्रस्ताव भिजवाया जाए कहकर उन्होंने अपने साइन के साथ इस चीज को मार्किंग भी किया कि ये प्रस्ताव शासन को जाना चाहिए। खुली ट्रांसफर नीति में हमने मांग रखी कि सर,
सबसे पहले तो जो ईटी और टीई की जो बाध्यता यहाँ पर जबरदस्ती बना दी गई स्कूल शिक्षा विभाग में, उसको समाप्त की जाए। और यदि समाप्त नहीं भी हो पा रहा है तो कुछ एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो कि भाई एक जगह अगर लग भी रहा है कि पूरा खाली हो जाएगा तो उसके लिए कुछ तो विकल्प बनाया जाए ताकि सीमित संख्या में आए, लेकिन आ तो जाए। ऐसे भी बहुत ज्यादा तो होंगे नहीं, लेकिन अगर हैं भी तो कोई व्यवस्था बननी चाहिए। साथ ही पति पत्नी स्थानांतरण, समान स्थान पर पदस्थापना की बात तो की जाती है लेकिन लाभ नहीं मिलता। आपसी का भी पिछले साल देखा गया कि लाभ नहीं मिल पाया, जिन्होंने आवेदन दिया था उनका भी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त दिव्यांग को प्राथमिकता नहीं मिल पाई और गंभीर बीमारी वाले जो प्रकरण है उनको भी नहीं मिल पाई। तो उन सब चीजों को हमने अपने ज्ञापन में शामिल रखा और हमने कहा कि इन पर विशेष रूप से प्रावधान बनाते हुए उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इसकी व्यवस्था बनाई जाए कि वो इम्प्लीमेंट हो। लिखने को लिख दिया गया और हुआ नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे पति पत्नी प्रकरण में लिखा गया था कि पदस्थापना में लाभ दिया जाएगा, लेकिन जब मिला तब उसका असर दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं हो कि पति पत्नी प्रकरण में किसी ने जमा किया तो उसके आवेदन में कार्रवाई हुई हो, तो उस बात को हमने प्रमुखता से रखा। उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता जो है पिछले साल की गई थी, पिछले बार की गई थी, शायद 1.5 साल हो गया, तो उस समय बहुत सारे लोगों को मिल गया था लाभ, लेकिन उसके बाद से फिर वो खत्म हो गया। और आज स्थिति ऐसी है कि जिनके परिजन खत्म, उसमें से बहुत सारे लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही सहायक ग्रेड 3 के पद पर। कैबिनेट में आमतौर पर उस पर निर्णय होता है, तो उस बात को लेकर हमने बात रखी है। साथ ही स्टाइफंड वेतन को लेकर हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी और अन्य विभाग के भी कर्मचारी बहुत परेशान हैं, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, यह दावा स्वयं सरकार करती है, लेकिन न तो स्टाइफंड को घटाया जा रहा है, न परीक्षा अवधि को घटाया जा रहा है। दोनों स्थिति में सीधे तौर पर कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। वो उतनी ही सेवा दे रहे हैं जितनी अन्य कर्मचारी देते हैं, लेकिन उनके साथ सीधे तौर पर 70-80%, 90% वाला खेल खेला जा रहा है। तो इस बात को लेकर हमने बात रखी और अधिकारी ने उस पर मार्किंग करते हुए उस पत्र को शासन के लिए प्रस्ताव के लिए बढ़ाया, क्योंकि इस पर निर्णय कैबिनेट में ही हो सकता है। तकनीकी त्यागपत्र के विषय पर भी हमारी अधिकारियों से गंभीर चर्चा हुई। अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि देखिए जो आप बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सही। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि मैं खुद अपनी पुरानी सेवा नहीं जुड़वा पाया था, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसका नुकसान मुझको अभी हो रहा है। आने वाले समय में जब मुझे पेंशन मिलेगा तो मेरी पूर्व सेवा अवधि नहीं जुड़ी तो उसका नुकसान, और ये तो नियम था ही, तो इसका लाभ मिलना चाहिए था। तो हमने बताया कि सर अन्य विभाग में मिल भी रहा है। हमने दस्तावेज भी दिखाए जो हमारे पास था कि देखिए उच्च शिक्षा विभाग में लगातार धरल्लेस आदेश जारी हो रहा है, वन विभाग में जारी हो रहा है, लेकिन जब बात आती है स्कूल शिक्षा विभाग की तो यहीं से वित्त विभाग से जो है मार्गदर्शन मांगने के नाम पर रोक दिया गया। और इधर वित्त विभाग कहता है कि हमको इसमें मार्गदर्शन देने की जरूरत ही नहीं है, जो सबके लिए वो उनके लिए भी है। हमने उस चीज से अवगत कराया। तो हमने कहा कि सर इसको आप लोग कृपया करके संज्ञान में लीजिए, और यदि आपको वित्त विभाग से कोई ऐसा निगेटिव आदेश मिल रहा है तो आप उसके आधार पे एक बार लिख कर तो दीजिए कम से कम कि नहीं मिल सकता, तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति यह है कि आप कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और मार्गदर्शन के नाम पर रोक दे रहे हैं। वहां पर तकनीकी त्यागपत्र के भी हमारे साथी उपस्थित थे साथ में। हमने बात की जब अधिकारी से तो उन्होंने कहा नहीं आपका मांग एकदम सही है, तकनीकी त्यागपत्र का लाभ जब अन्य विभाग में मिल रहा है तो यहां भी मिलना चाहिए। तो हमने उनसे वही निवेदन किया कि सर जो भी आप कहना चाह रहे हैं, आपका मतलब विभाग जो कहना चाह रहा है उसको वो जल्दी तय करे। मार्गदर्शन के नाम पर बैठा देना या रोक देना ये गलत है। जो भी है जैसा भी है, अगर मार्गदर्शन निगेटिव आया है नहीं दिया जा सकता तो उसको भी स्पष्ट किया जाए, अगर दिया जा सकता है तो उसके लिए भी पत्र जारी किया जाए, ताकि नीचे स्तर पर जो गड़बड़ी हो रही है वो सुधर सके। तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, उन्होंने उस पत्र को भी मार्किंग करके आगे बढ़ाया। सारे पत्र आप देख सकते हैं। उन्होंने एक एक मुद्दे को ध्यान से सुना और जो भी मुद्दा उनको जायज लगा तो उन मुद्दों को हमारे बात रखने के बाद उन्होंने अपना भी पक्ष रखा और उसका उन्होंने आगे भी बढ़ाया। प्राचार्य के 10% पदों पर सीमित भर्ती परीक्षा की भी हमारे द्वारा मांग रखी गई, क्योंकि राजपत्र में यह प्रावधान है। साथ ही शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के विषय में मैंने कहा कि सर शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति को लेकर कुछ खास हलचल दिखाई नहीं देती, तो उन्होंने कहा कि नहीं पूरे राज्य से होना है और काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हलचल नहीं हो रहा है, बाकायदा हो रहा है और जल्द ही इसके परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगता है क्योंकि राज्य भर का मामला है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। इसके लिए मैं आपको निश्चिंत करा सकता हूं कि काम हो रहा है और जल्द ही असर दिखने को मिलेगा। उसके बाद 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों के संविलियन के संबंध में मैंने बात रखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल हमने इसके लिए भी पत्र भेजा हुआ है ऊपर, और ये इसमें दिक्कत है कि यार ये बोले कि शासन से हमको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है। तो मैंने बताया कि सर वो तो बोले नहीं, वो फिक्स संख्या के लिए था और इसमें शासन से जैसे ही मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि 16,278 लोगों का आदेश आया था उस समय, तो उन्होंने कहा जैसे ही मिलेगा वैसे इस प्रक्रिया को भी पूर्ण कर ली जाएगी उसी डेट से जिस तारीख से उनका 2 साल पूर्ण हुआ है। और इसके अतिरिक्त
जो है हमने नियमितीकरण आदेश जारी करने बाबत एक आवेदन सौंपा और पूरी सूची सौंपी। हमने बताया कि सर यहां से नियमितीकरण आदेश तो जारी किया जा रहा है, उसके बावजूद बहुत सारे शिक्षकों का नाम छूट गया है। तो हमने अपने स्तर पर यह सूची कलेक्ट की है और ये आपके पास सौंप रहे हैं। उसमें लगभग 170 के आसपास साथियों का नाम था। तो वो सूची हमने दी कि सर ये है हमारे पास जानकारी, और कम से कम इनको वेरीफाई करा के आप करा दीजिए, क्योंकि ये जागरूक साथी जिन्होंने जानकारी दी है। साथ ही जिनका और बचा हो उनका भी पूर्ण किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको वेरीफाई करा लेता हूं, आदेश तो हम रेगुलर जारी कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर इनका छूट गया है तो हम इनके कार्यालय से जानकारी लेकर इसको पूर्ण करा लेते हैं। तो इन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। उसके बाद हम माननीय मंत्री जी के यहाँ भी गए थे। अच्छा, मैं एक चीज बीच में और बता देना चाहूँ कि ओपीएस के मीटर पे भी हमारे साथी आए थे, क्योंकि ओपीएस का भी एक ग्रुप बना हुआ है। तो उनको लेकर मैंने श्री तिलक सोरी सर से भी बात की, वित्त नियंत्रक है जो, और हमारी रुद्र प्रताप सिंह चौहान सर से भी बात हुई। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, नियम बना हुआ है, और मैं जो बात अभी तक कह रहा था वीडियो के माध्यम से कि 1976 का जो पेंशन नियम है उसमें यदि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, क्योंकि जब भी आपको नियुक्ति मिलेगी तो एक बार फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करवाया जाता है मेडिकल बोर्ड वाला, अगर वो आपने जमा कर दिया और उसका एक दिन सेवा करके भी आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार पेंशन का हकदार है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा भी कि अगर किसी डीडीओ को जानकारी नहीं है तो ये उसकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। तो मैंने कहा सर आप मार्गदर्शन पत्र, तो बोले यार देखो, एक बार हमने कोई पत्र जारी कर दिया, उस चीज को यदि कोई अधिकारी समझ नहीं पा रहा है या जानबूझ के समझना नहीं चाहता है तो वो कोई बच्चा तो नहीं है कि उसके लिए हम बार बार स्पष्टीकरण जारी करें। तो मैंने कहा कि सर ऐसे में तो मामला फंस रहा है। तो बोले नहीं, जो व्यक्ति मेरे साथ गया था, जिन लोग गए थे, उनके लिए बोले कि आप अपने डीडीओ के पास जाइए, वो नहीं मानते हैं तो बताइए कि चौहान सर ने कहा है कि मुझसे फोन में बात करो, उनको मुझसे फोन में बात कराओ, मैं प्रकरण आपका निपटा दूंगा। मैंने कहा सर ऐसे भी लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं लेकिन उनका प्रकरण है। तो बोले आप लोग एक काम कीजिए, पहले अपने डीडीओ के पास जाइए, डीडीओ अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो एक बार आप कलेक्टर के पास जाइए, कलेक्टर को ये चीज अच्छे तरीके से पता होता है। अगर नहीं होता है आप मेरे नाम पे शिकायत पत्र लिखिए कि आपके प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा रहा है, मैं इस पर त्वरित कार्रवाई करूंगा अगर आपकी तरफ से शिकायत आता है तो। और ज्ञापन के माध्यम से कहेंगे तो मैं सबको समझाते नहीं बैठे रह सकता। नियम है, अधिकारी कोई डीडीओ बना है तो उसको वित्त नियम का इतना जानकारी तो होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी करते हुए 2 दिन बाद भी खत्म हो गया तो उसके परिवार को पेंशन मिलना है। उसमें तो सेवा वाली बातें नहीं कि 10 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, 7 साल होना चाहिए। तो बोले अगर ऐसा मामला आ रहा है जिसमें आपको घुमाया जा रहा है तो आप हमको पत्र लिखिए, पत्र शिकायती पत्र है, और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, ओपीएस के ग्रुप वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपको अलग से प्रारूप दे दूंगा और आप इसी स्टाइल में काम कीजिएगा। इसके बाद माननीय मंत्री जी के यहाँ भी हम गए थे, वहां पर हमने एक और मुद्दे को भी जोड़ा कि मेडिकल सुविधा जो होती है इलाज वाली, उसके लिए भी हमने कैशलेस के लिए भी वहां पर ज्ञापन सौंपा है। हालांकि माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो बाहर से आए थे, काफी देर हमने इंतजार किया, फिर ये बताया गया कि उन्हें रात को भी कहीं जाना है तो मुलाकात नहीं कर सके। तो हमने उनके कार्यालय में मुलाकात करके अधिकारी से वो ज्ञापन सौंपा है। तो इस प्रकार से कल हमने जो मशक्कत की उसके विषय मैंने आपको जानकारी दी। साथ ही मैं चाहूंगा कि ये जो कैबिनेट विषय वाला मामला है खास तौर पर उसको, बाकी मुद्दों को भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में जो हमने जो बात रखना चाह रहे हैं, खुली ट्रांसफर नीति, अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण और स्टाइपेंड वेतन की समाप्ति, इसका अगर आप ज्ञापन चाहेंगे, किसी भी जिले के साथी हैं जो ग्रुप बना के चाहेंगे तो मैं उनको ज्ञापन की कॉपी दे दूंगा। वो अपने स्थानीय विधायक को या स्थानीय मंत्री हैं या सचिव, संसदीय सचिव हैं, उनको ग्रुप में जाकर ये ज्ञापन सौंपे ताकि मुद्दा उठ सके कहां, कैबिनेट बैठक में। अगर आप विधायक को भेजते हैं और विधायक मान लीजिए मुख्यमंत्री हाउस भेजते हैं या मंत्री जी को अपने देते हैं, संसदीय सचिव जिस संबंधित मंत्री से जुड़े हुए हैं उनको देते हैं, तो निश्चित तौर पर कैबिनेट में यह विषय उठ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहा हूं, लेकिन आप सब लोग भी सहयोग करें और इस दिशा में हम मिलजुल कर प्रयास करें। किसी भी साथी को किसी भी विषय का कोई भी ज्ञापन चाहिए तो वो मुझे, जो हमने ज्ञापन दिया उन विषयों को लेकर, मुझे बता सकता है। अगर उनका अपना 5, 7, 10 लोगों का भी ग्रुप है तो हम बिल्कुल ज्ञापन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप प्रदीप पांडे जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रदीप पांडे जी का नंबर जो है मैं अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, वो हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, वो आपको ज्ञापन दे देंगे और आप लोग ग्रुप बनाकर जाकर बिल्कुल इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य, सर्व शिक्षक संघ का, कैसे भी करके चाहे किसी के भी माध्यम से हो, समस्या का निराकरण होना चाहिए। हमारी ये बात नहीं है कि हम ही जाएंगे या हमारे साथी जाएंगे।
सामान्य शिक्षक भी जाना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो मैं और मेरा संगठन बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों।